हाल ही में बदतर होते हुए इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो है लोएस्ट पॉइंट तो हिट कर चुके थे जब दोनों ही कंट्रीज ने अपने डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया था। बट रिसेंटली जो न्यूज आई है और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा का जो स्टेटमेंट है वो इन रिलेशंस को फर्दर एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालता हुआ दिख रहा है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है कि जो भी बड़े डिप्लोमेट्स थे उन्हें तो एक्सपेल कर दिया गया है, बट बचे हुए डिप्लोमेट्स जो कनाडा में हैं वो इस वक्त नोटिस पे हैं और कनाडा कुछ भी जो वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट होगा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ी मोड़ी नोकझोंक तो पहले सही थी, बट ये जो ओपन कन्फ्रंटेशंस चल रहे हैं ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसलिए जरूरी होता है कि हम समझे कि आखिर डिप्लोमैटिक रिलेशंस का वियना कन्वेंशन क्या कहता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशन जो कि 1961 का कन्वेंशन है वो कैसे इफेक्ट करता है डिप्लोमैटिक रिलेशंस को और इंडिया कनाडा की जो वर्सनिंग सिचुएशन है उसमें इसका क्या रोल है। अगर आप इंडिया कनाडा की प्रेजेंट सिचुएशन और बायलैटरल टाइज में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको इन डिटेल समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो है जहां पे इन डिटेल कवर्ड है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस। बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है फ्रॉम ट्रूडो गवर्नमेंट दैट यहां पर जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, जो भी रिमेनिंग इंडियन डिप्लोमैट्स हैं कनाडा में, वो सजग रहें क्योंकि वो नोटिस पर हैं और वो कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, कैनेडियन गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है। ये सब हुआ जब इंडियन डिप्लोमैट्स का इन्वॉल्वमेंट एलिज किया गया बाय कैनेडियन गवर्नमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। और अब सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है कि दोनों ही गवर्नमेंट जो है ओपन कन्फ्रंटेशंस कर रही हैं और बड़े डिप्लोमैट्स को ऑलरेडी दोनों कंट्रीज से एक्सपेल किया जा चुका है। अगर हम इस सिचुएशन की बैकग्राउंड की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर जो रिलेशनशिप रहा है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा ये काफी स्ट्रेन्ड रहा है पिछले साल से, जब से यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाए हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स इन द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। और यहाँ पर रिसेंटली एक न्यू लॉ हिट हुआ जब इंडिया ने अनाउंस किया कि वो अपने हाई कमिश्नर इन ओटावा को विड्रॉ करेंगे और बाकी जो टारगेटेड डिप्लोमैट्स है कनाडा में उनको भी विड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कैनेडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो है मेलानी जोली, उन्होंने अर्ज किया है, कॉशन दिया है, चेतावनी दी है बचे हुए इंडियन डिप्लोमैट्स को। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी डिप्लोमैट जो यहाँ पर इंडियन डिप्लोमैट है कनाडा में वो कॉन्ट्रवेंशन नहीं कर सकता वियना कन्वेंशन का। कैनेडियन गवर्नमेंट इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। So this implores, this suggests to understand कि वियना कन्वेंशन आखिर कहता क्या है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशन जो है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 61 कंट्रीज ने साइन की थी बैक इन 1961। अब ये क्या करती है ट्रीटी? ये ट्रीटी जो है एक फ्रेमवर्क बना के दिया है उसने कि जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं किसी भी सोवरेन नेशंस के बीच उनको कैसे प्रमोट किया जाए और फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं एक दूसरे के बीच बने रहे। अगर हम इस वक्त की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो 193 कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया वो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस इस ट्रीटी का पार्टी है। और ये जो है ट्रीटी ये स्पेशल रूल्स जो है सेट आउट करती है जिसमें डिप्लोमैट्स के लिए प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज भी इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से डिप्लोमैटिक मिशंस जो है वो विदाउट किसी फियर या फिर कोर्जन के अपना काम कैरी आउट कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट से सेफली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वियना कन्वेंशन सिर्फ डिप्लोमैटिक रिलेशंस के लिए फ्रेमवर्क नहीं देता है,
स्पेशल चीजें, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल रूल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज डिप्लोमैट्स के लिए, ताकि वो अपना काम जो है फियरलेसली, बिना किसी कोअर्जन के, बिना किसी हैरेसमेंट के लिए कैरी आउट कर पाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ दिस कन्वेंशन, जो इसके मेजर हाइलाइट्स हैं, सबसे पहला है इनवायोलेबिलिटी। अगर हम यहाँ पर वायोलेशन की बात करें तो जो डिप्लोमैटिक एजेंट्स हैं और उनकी जो प्रेमिसेस हैं जिसमें वो रह रहे हैं, वो इम्यून है उस पर्टिकुलर स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन से। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इंडियन डिप्लोमैट कैनेडियन सॉइल पर है तो वो डिप्लोमैट और उसकी प्रेमिसेस जो है वो उस प्रेमिसेस पर उस होस्ट स्टेट का, मतलब कैनेडियन स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जो होस्ट स्टेट है उस पर ऑब्लिगेशन है उनको प्रोटेक्ट करने का, किस चीज से, किसी भी तरह के इंट्रूशन, सर्च या फिर अरेस्ट से। इसके अलावा अगर हम डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी की बात करें, जो डिप्लोमैटिक एजेंट्स हैं वो पर्सनल इनवॉयलेबिलिटी तो एंजॉय करते ही हैं, साथ ही साथ उनको मिलते हैं टैक्स एग्जेम्पशंस और इम्यूनिटी किसी भी तरह के सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन से। ये जो इम्यूनिटी है उनको क्लियरली सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, ताकि अपना रोल जो उनका डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेशन का है उसको वो प्रॉपरली फुलफिल कर सके। इसके अलावा डिप्लोमैट्स को फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन भी इंश्योर किया है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस के अंतर्गत। जो भी डिप्लोमैटिक एजेंट्स हैं वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ। अगर इंडियन डिप्लोमैट्स कनाडा में हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन उन्हें ये फीचर देती है कि उनको फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है। साथ ही साथ जो भी डिप्लोमैटिक बैग्स और कम्युनिकेशंस रहेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस रहेंगे, वो प्रोटेक्टेड होंगे किसी भी तरह के डिटेंशन से या खोले जाने से। तो जो भी यहाँ पर फिजिकल एसेट्स होंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनको ना ही खोला जा सकता है और ना ही डिटेन किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर करता है वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन। इसके अलावा ड्यूटी टू रिस्पेक्ट लॉज। जो भी डिप्लोमैटिक एजेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना है और मानना है उस पर्टिकुलर स्टेट के जहां पे वो हैं उनके लॉज और रेगुलेशन। साथ ही साथ अपने प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो उनको दी गई हैं उसको वो अब्यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जहां उनको इम्यूनिटीज दी गई हैं, प्रिविलेजेस दी गई हैं, यहाँ पर क्लियर मेंशन भी है वियना कन्वेंशन में कि इनकी ड्यूटी है कि जिस स्टेट में, जिस होस्ट स्टेट में है, वहां के लॉज और रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करना और अपने प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को मिसयूज या फिर अब्यूज नहीं करना है। साथ ही साथ देयर इज मेंशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस। कन्वेंशन जो है वो क्लियरली कहता है कि अगर डिप्लोमैटिक रिलेशंस जो है खत्म किए जा रहे हैं तो उसके भी प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है विड्रॉल ऑफ डिप्लोमैटिक एजेंट्स जो इस वक्त देखा जा रहा है, एंड क्लोजर ऑफ मिशंस। तो इन दोनों चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो क्लियरली आउटलाइन है वीसीडीआर में। साथ ही साथ काउंसिलर रिलेशंस जो है, वियना कन्वेंशन जो है वो काउंसिलर रिलेशन जो कि 1963 में आया था, वो कॉम्प्लीमेंट करता है वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस। यहां पर क्लियरली स्टैब्लिश किया गया है कि जो काउंसिलर मिशंस हैं उनके लिए वियना कन्वेंशन और काउंसिलर रिलेशंस बनाया गया है ऑफिसर्स, ताकि उनके जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर फोकस किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन और वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर मिशंस यहाँ पर क्लियरली जो है फ्रेमवर्क स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे काउंसिलर मिशंस एंड ऑफिसर्स के लिए फ्रेमवर्क रहेगा और साथ ही साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस के लिए रहेगा। और कनाडा इसी को यूज करके थ्रेटन करना चाह रहा है इंडियन डिप्लोमैट्स को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर की इम्यूनिटीज, की प्रोविजंस की बात करें जिनके यूज हो सकता है, तो पहला है डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी। वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशन के आर्टिकल 29 to 36 में क्लियरली मेंशन्ड है कि डिप्लोमैट्स और उनकी फैमिलीज जो हैं वो इम्यून रहेंगी, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्रीज के लीगल सिस्टम से
किसी भी तरह के ऑफिशियल एक्शन पर। अगर उनका कोई ऑफिशियल एक्शन है तो उस पर होस्ट स्टेट कंट्री जो है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। उस डिप्लोमेट और उसकी फैमिली को इम्यूनिटी क्लियरली वहां प्राप्त है। साथ ही साथ ये जो इम्यूनिटी है ये क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब किसी भी तरह का प्रोसिक्यूशन आपको लॉ सूट्स में देखने को नहीं मिल सकता है लोकल कोर्ट्स में। इसके अलावा इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक प्रीमिसेस जो कि आर्टिकल 22 टू 27 में क्लियरली मेंशन्ड है, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स ये दोनों ही इनवायलेबल हैं और यहां पर किसी भी तरह की एंट्री या फिर सर्च कैरी आउट नहीं की जा सकती है बाय लोकल अथॉरिटीज बिना कंसेंट के ऑफ द सेंडिंग स्टेट। तो अगर इंडिया का प्रेमिसेस है और इंडिया की कंसेंट नहीं है तो ना ही वहां किसी तरह की एंट्री या फिर सर्च लोकल अथॉरिटीज होस्ट स्टेट के कर सकते हैं। ये क्लियर की प्रोविजंस है प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लोमैट्स को। इसके अलावा आर्टिकल 41 बात करता है नॉन इंटरफेरेंस के बारे में। यहां पर जो भी डिप्लोमैटिक एजेंट्स हैं वो इंटरनल अफेयर्स जो भी उस होस्ट कंट्री का है उसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और यही फैसिलिटेट करेगा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशंस। और इसी के लिए कनाडा बोल रहा है कि अगर किसी भी तरह का इंडियन डिप्लोमैट्स इंटिमिडेशन और कोर्जन करेंगे कैनेडियंस का और ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमैटिक मिशंस जो है उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 22 टू 27 में। जो होस्ट कंट्री है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए। जो भी डिप्लोमैटिक मिशंस और उनके जो स्टाफ है चाहे वो इंट्रूजन से प्रोटेक्शन हो या फिर डैमेज से प्रोटेक्शन हो। अदर देन दैट किसी भी सिनेरियो में अगर डिप्लोमैटिक रिलेशंस जो है टर्मिनेट होते हैं उनके बारे में भी मेंशन है, प्रोविजन है इन आर्टिकल्स 45 टू 50 जिसमें प्रोसीजर मेंशन है कि कैसे यहाँ पर डिप्लोमैटिक रिलेशंस जो है एंड होंगे, कैसे ऑर्डरली विड्रॉल होगा पर्सनल का और जो मिशंस हैं उनका क्लोजर देखा जाएगा। सो देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर दैट ऑल्सो। इसके अलावा और भी कई लॉज हैं वियना कन्वेंशन ऑफ डीआर के अलावा कई इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक रिलेशन के लॉज हैं जो गवर्न करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक रिलेशंस। जैसे कि अभी हमने बात की थी वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस विच वाज इन 1963। ये एस्टैब्लिशमेंट एंड कंडक्ट कैसे काउंसुलर रिलेशंस कैरी आउट होने चाहिए बिटवीन स्टेट्स, साथ ही साथ ये राइट्स और ड्यूटीज की बात करता है क्लियरली उन काउंसुलर ऑफिसर्स का और उनकी इनवॉयलेबिलिटी की भी बात करता है। साथ ही साथ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। बेसिकली इस लॉ में लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस मेंशन्ड है और नॉर्म्स मेंशन्ड है जो कि स्टेट्स के द्वारा एक्सेप्टेबल है। ये इन्फ्लुएंस करता है डिप्लोमैटिक रिलेशंस को क्योंकि कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस जो हैं वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है सेंचुरीज में और इनको वो मेंशन और प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जो कंट्री के बीच में एग्जिस्ट करते हैं वो यूज किए जाते हैं टू एस्टैब्लिश डिप्लोमैटिक टाइज और उनकी डिटेलिंग जो है वो उनके कंट्रीज जो इनमें इन्वॉल्व हैं उनके रिलेशन के बेस पे होती है। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यूनाइटेड नेशन चार्टर, वो भी डिप्लोमैटिक रिलेशंस को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। वियना कन्वेंशन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये डिप्लोमैटिक रिलेशंस को इफेक्ट कर सकती है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोटेक्ट करती है। ऐसे एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लैरिटी मिली। वी हैव अ सैंपल क्वेश्चन फॉर यू. You can look at the question and send us the answers. The question here is evaluate the impact of Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 on the conduct of international diplomacy. Discuss its key principles such as diplomatic immunity, inviolability, and analyze how these principles contribute to fostering peaceful relations among states. And the third part,
Additionally, assess the challenges faced in implementation of the convention in contemporary diplomatic context. Please send in your answers in the comment section. That was all from my side. For more such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel. Also like, share and subscribe this particular video. That was all from my side. Thank you so much.